तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम व्यर्थ हो? अर्थ जिंदगी में इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि अस्तित्व, हमारा होना। तरुण तरुओं की मुस्कानों पर भौरों का दिठौना, ओस बूंद का पत्ती पत्ती चूमना भिगोना, मैदानों पर्वतों पर मेरी तुम्हारी छतों पर फैली चांदनी की चांदी या धूप का सोना, इन सब का अर्थ ही क्या है? पर तुम्हें मालूम है कि धूप कभी आत्महत्या नहीं करती, चांदनी गले बांधकर पत्थर कुएं में नहीं उतरती। सर, आप अपने बचपन से बताइए कि कैसे आप का बचपन बीता, कैसे आप इस तरफ आए सिविल सर्विसेज में, और फिर उसके साथ साहित्य सृजन अपना पैरेलल चलता रहा, ये कैसे हो पाया? बचपन की बात करें तो सबसे पहले मुझे जो याद आती है वो सरस्वती शिशु मंदिर की याद आती है। आप सरस्वती से पढ़े हुए हैं? हाँ, सरस्वती शिशु मंदिर में मेरी शिशुआ और शिशुबा और पहली दूसरी और तीसरी कक्षाएं वहाँ तक की हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को होशंगाबाद, तो मेरे पापा के ट्रांसफ़र के साथ वहाँ जाना हो गया था, तो होशंगाबाद में मेरी 4th क्लास हुई, वहाँ मैन बोर्ड स्कूल हुआ करता था। और फिर उसके बाद फिर ट्रांसफ़र हुआ पापा का और हम लोग नरसिंहपुर चले गए, वहाँ पे 5th बोर्ड जो है वहाँ। उसके बाद से सारी की सारी शिक्षा जो है वो भोपाल में, 6वीं से लेकर और पोस्ट ग्रेजुएशन तक वो सब भोपाल में ही। यहाँ उबेदिया स्कूल था मार्केट के पास, गवर्नमेंट स्कूल था, म्यूनिसिपल स्कूल। और फिर उसके बाद DMS डेमोस्ट्रेशन मल्टीपर्पज़ स्कूल था जो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता था। वहाँ से मेरी 9वीं 10वीं 11वीं वहीं की है, उस समय 11वीं बोर्ड होती थी। तो मैंने जब 8वीं के बाद 9वीं में जब आते थे तो उस समय आपको अपनी स्ट्रीम चुननी पड़ती थी कि कौन सी एजुकेशनल स्ट्रीम में आप रहेंगे। और मुझे शौक था साहित्य का, क्योंकि 4th कक्षा से मैंने कविता लिखनी जो है शुरू कर दी थी, तो मेरा मन उस तरफ था। लेकिन मेरे पड़ोसी, मेरे सभी जो आसपास के लोग थे वो ये कह रहे थे कि साइंस लो। हाँ, उस वक्त दशक था ना, डॉक्टर या इंजीनियर या मैथमेटिक्स लो। मेरे एक पड़ोसी भैया थे, उन्होंने मुझे 4 घंटे तक इस बात पे प्रवचन दिया था कि किस तरह से मैथमेटिक्स का जो है महत्व है आपके कैरियर बिल्डिंग में, और उस ज़माने में इंजीनियर होना और वही सब बड़ी बात मानी आती थी। फिर जब मैं उस पर भी उनसे तर्क वितर्क करता गया तो फिर उन्होंने कहा कि साइंस ले लो। और वो उन्होंने कहा कि आपके जो 8th की जो मार्कशीट है वो इस बात को सपोर्ट करती है कि चूँकि सबसे अच्छे मार्क्स मैथ्स में हैं, आपके 75 में से 73 और मार्क्स थे मेरे उसमें, और दूसरे जो हैं इसमें जो 8th में ही जो साइंस में उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स थे मेरे, अराउंड 75 उसमें थे तो 7 मार्क्स। सबसे ज़्यादा कम थे सोशल स्टडीज़ में, 70 में से 50। तो उनका कहना ये था कि तुम्हारी जो वो है प्रवीणता वो भी उसी में ही दिख रही, तो उसको ले लो। सिर्फ मेरे पेरेंट्स थे, उन्होंने मुझ पर कोई भी किसी तरह का भी जो है उस दशक में नहीं डाला जब लोग साइंस के लिए दीवाने होते थे। उनका बस एक ही कहना था, कोई भी आप स्ट्रीम लो, किसी भी क्षेत्र में जाओ, लेकिन रहो वहाँ पे टॉप पर। और वो रहे भी आप, तो आशीर्वाद ही रहे। हाँ, तो वो अगले दिन जब वो सब बातें सुन के मैं गया और आर्ट्स भर के आ गया, ह्यूमैनिटीज़, तो मुझे कभी इसका खेल भी नहीं था। मुझे याद है कि जब 11th में, उस ज़माने में 11th में बोर्ड हुआ करती थी, 11th में प्रावीण्य में आया मैं, तो उस फिर उदाहरण दिया गया कि पिछले मेरे से पहले वाले साल में कोई एक आर्ट्स का टॉपर था जो शिफ्ट कर गया था कॉमर्स में, BCom
करने लगा था वो, बजाय उसके कि आर्ट्स में। तो उसका उदाहरण देते हुए मुझे कहा गया कि शायद तुम भी चेंज कर दो, और जैसे उसने कॉमर्स ले ली तुम भी ले लो। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मेरा मन तो वो उसी में ही है। तो मैंने बीए में हिस्ट्री, साइकोलॉजी और हिंदी साहित्य 3 विषय लिए। फिर बीए में जब अच्छे रिजल्ट आए और एमए में प्रवेश की बात आई, तो मेरे हिस्ट्री के जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने कहा हिस्ट्री ले लो, यूपीएससी में बहुत काम आएगी। साइकोलॉजी में चूंकि मेरे सबसे ज़्यादा नंबर थे, तो मनोविज्ञान की जो मेरी वो थी प्रोफेसर, उन्होंने बोला कि आप साइकोलॉजी ले लो, एक सनराइज सब्जेक्ट है, उसका बहुत आगे जाकर बहुत काम आता है। तो सिर्फ हिंदी के ही मेरे जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने ही मुझे कहा कि हिंदी मत लेना, इसमें कोई भविष्य नहीं। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे उसी समय ही सीख दे दी थी कि जब 8वीं के बाद वाली स्थिति में है कि भविष्य जो है किसी व्यक्ति में होता है, किसी विषय में नहीं होता। उन्होंने कहा कि इस बात पर निर्भर करता है कि आपका उस विषय के साथ ट्रीटमेंट कैसा है उस व्यक्ति का, इस पर निर्भर नहीं करता कि वो विषय स्वयं कैसा है। तो मैंने वही किया कि हिंदी साहित्य में चूँकि स्लोप ऑफ माई माइंड था, मेरे मन का ढलान जो है उसी तरफ था, तो मैं हिंदी साहित्य लिया। हिंदी साहित्य लिया तो फिर जब मैं फाइनल मैंने किया, मेरे 80% मार्क्स आए, जो उस जमाने में बहुत बड़ा आश्चर्य माना गया। तो मेरी एचओडी को आकर के विभागाध्यक्ष मैडम शकुंतला दुबे, वो यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक चीफ सेक्रेटरी थे, उनकी वाइफ थी, और हिंदी साहित्य में जो है विभागाध्यक्ष थी, और मुझे बहुत स्नेह करती थी। इतना स्नेह करती थी कि उन्होंने मुझे मेरे लिए नोट्स जो है बना के दिए थे। तो वो जो है उन्होंने मुझे 3 रात उन्होंने जागी, खुद नोट्स बना के अपने दिए मुझे, और वो बात मुझे इतनी टच कर गई कि मैंने कहा ऐसे भी प्रोफेसर स्टूडेंट के लिए नहीं लगाता जनरली। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मनोज तुम आईएएस यूपीएससी दोगे, वो भी जाओगे उसमें, महत्व तब है जब तुम हिंदी विषय लेके दो। तो मैंने उनको वादा किया था कि मैडम मैं न केवल हिंदी विषय लूँगा, हिंदी माध्यम भी लूँगा, और फिर आपका आशीर्वाद लेना। तो फिर मेरा जब हुआ आईएएस में, तो मैं उनके पास गया, उनके पास हुए। मैं भाग्यशाली था कि मुझे बहुत अच्छे टीचर मिले। मेरे बचपन में देखूं तो मुझे भगवान स्वरूप सर मिले थे, और सुधा सक्सेना मैडम, और इधर देखें तो प्रभा कृष्ण के कॉलेज में कृष्ण कमलेश, ऐसे धनंजय वर्मा, प्रेम नारायण त्यागी, ऐसे बहुत सारे ऐसे अध्यापक थे जो इतने मन के साथ पढ़ाते थे और इतने स्नेह के साथ पढ़ाते थे। तो कई बार वो मेरे ऊपर दायित्व भी डाल देते थे कि चलो आज की कक्षा तुम लो। अच्छा। तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस और तो इस तरह की पूरी यात्रा है कि जिसमें इन्हें ये नहीं हुआ कि मैं सीधे जो है एमए करने के बाद ही आईएएस में आ गया। अलबत्ता ये हुआ था कि जब 11th में मेरा इंटरव्यू लिया गया था प्रावीण्य में आने के कारण, तो मुझसे पूछा गया था कि आप क्या बनना चाहोगे, भविष्य में आपका क्या प्लान है। तो मैंने उनको कहा था कि या तो मैं जो है अध्यापन की लाइन में जाऊँगा, और या नहीं तो मैं प्रशासन की। तो जब मेरा 1987 में हुआ आईएएस में, तो एक स्थानीय अखबार ने पूरा छापा उस समय का, जो उसने 11th के समय जो इंटरव्यू लिया था मेरा, उसको फिर से रिप्रोड्यूस किया, और उन्होंने कहा कि देखो उसने उस समय कहा था, और फिर ये उसने करके बताया। तो प्रशासन में जाने का कैसे मन बना, कब मन बना? मुझे मैं कहूँ कि मेरे मन का ढाल जो है वो वही था प्राध्यापन, और बहुत अच्छा था वो। जो मेरा करीब 2.5 साल का समय था पढ़ाते हुए, जिसमें 3 सत्र मैंने करीब निकाले थे, तो मैं अपने जीवन का स्वर्णिम काल जो है सही मानता। बजाय प्रशासन कलेक्टर रहे उसके बाद वही मेरा स्वर्णिम काल था, और बहुत संतोष होता था। लेकिन बस उसमें
एक चीज़ थी कि वहाँ उस समय 30 सालों से पीएससी ने कभी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद निकाले ही नहीं थे, तो हम लोगों की तदर्थ नियुक्ति हुई। एडहॉक लंबे टाइम तक चलाते थे, बहुत लंबे समय तक एडहॉक चलता रहता, और आप कहीं भी जाओ, किसी पार्टी में जाओ, किसी भी सोशलाइजिंग उसमें आप कर रहे हो, तो आपको हमेशा पूछा जाता था कि क्या कर रहे हैं, तो उनको बताते थे कि असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उनकी अगला प्रश्न यही होता था कि एडहॉक हो, वो बात बड़ी चुभती थी कि हमने जो है एक कीर्तिमान स्थापित किया है, इतने अंकों के साथ आए हैं, और उसके बाद जो है लोगों के मन में यही है कि ये तो तदर्थ है। तो वो चुभती थी बात। उस दिन मुझे जो है वही 1977 में जब मैंने बात की तो उसकी याद दिलाई, और मैंने कहा इसको भी प्रयत्न करते हैं। जब मैं इनकम टैक्स में आया था, वो वर्ष था जब बहुत सारी घटनाएं घट रही थी। यानी एक तरफ प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी, अच्छा 84, हाँ, और उसके बाद जो है फिर भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी दिसंबर में। और मुझे याद है कि मैंने गैस ट्रेजेडी झेली थी, क्योंकि हमारे घर से बाई एयर को जो है यूनियन कार्बाइड से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थी। तो वो तो उस समय, उस दिन, उस रात तो हम लोग तैयारी कर ही रहे थे, क्योंकि सुबह एग्जाम था, और अचानक मेरी आंखों से ऐसे आंसू गिरने लगे। तो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि 3 रातों से पढ़ रहा हूँ मैं जाग के, तो उसका परिणाम है कि आंखों में ये स्ट्रेस पैदा हो रहा है। लेकिन मैंने अपने माँ को जगाया, वो गई अपने, पहले उन्होंने अपने आंखों पे वो डाला पानी वानी, और फिर मुझे कुछ वो आई ड्रॉप्स वगैरह डालने लगे। तब उनकी निगाह जो है बाहर की तरफ गई, तो वहाँ पर बहुत सारा धुआं सा था, और उन्होंने ये कहा कि तो नगर निगम के लोग हैं, कुछ जो है फॉग इस तरह का रात के समय छोड़ते हैं। उनको भी उस समय उसकी गंभीरता का अंदाजा नहीं था, हमें से किसी को नहीं था, हम तो बाहर भी नहीं निकले। लेकिन वो खांसी का जो उस समय दौरा चला, उस समय तो ऐसा लग रहा था कि बच ही नहीं पाए। तो और कुछ मालूम नहीं था, इसलिए घर के अंदर है, सर्दियों की रात थी, यदि मालूम पड़ता तो शायद बाहर निकलते और एक्सपोजर हो जाता। आपका घर में रहना ज़्यादा बेहतर था। तो सुबह हम एग्जाम देने गए, अच्छा, यूपीएससी का यही सिविल सर्विस का, तो उसी में ही फिर बाद में इनकम टैक्स में हुआ। दवाइयाँ लेते हुए जो है वो एग्जाम दिया। तो इनकम टैक्स में, और इनकम टैक्स के बाद फिर जो है आईएएस में। ये बात आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है, मुझे सुनते सुनते इतना। हाँ, वो अनुभव, वो 1 घंटा जो है एकदम ऐसा था कि लग रहा था कि अब गए तब गए। इतनी लगातार खांसी 1 घंटे तक चली, हर उसके साथ ऐसा लगता था कि उसके साथ आपने एग्जाम दिया और क्वालिफाई भी किया। हाँ। आपने बताया कि आप 4th कक्षा में आपने पहली कविता लिखी। हाँ। तो पहला जो लेखन से जो तारतम्य स्थापित हुआ वो शायद कविता थी। तो किन्हें पढ़ा आपने बचपन से? बचपन से कुछ ऐसा हुआ कि मेरे हाथ में सबसे पहले तो छायावादी कवि प्रसाद निराला। मुझे याद है कि जब ये डीएमएस स्कूल था, डीएमएस में उस समय प्रवेश के लिए आपकी लिखित परीक्षा होती थी और आपका साक्षात्कार होता था। देश में उस तरह के 4 ही स्कूल थे, ये प्रायोगिक बहुउद्देशीय विद्यालय कहलाता था, तो डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल। तो देश में बहुत ही रेयर किस्म की वो थे स्कूल। वहाँ परीक्षा होती थी आपकी लिखित, और आपका साक्षात्कार होता था, न केवल आपका होता था, आपके पेरेंट्स का भी होता था। तो मुझसे पूछा गया उस साक्षात्कार में कि आपके प्रिय कवि कौन है, तो मैंने उन्हें कहा कि निराला है। तो उनको लगा कि ये छोटा सा बच्चा जो है ऐसा निराला बोल रहा है, इसने कहाँ से पढ़ी। तो उन्होंने मेरी परीक्षा के लिए मुझसे पूछा कि निराला की कुछ कविताएं वो याद है, कुछ बता सकते हो, क्यों प्रिय है? तो मैंने जो धारा प्रवाहम की कविता जो है सुनानी शुरू कर दी। कौन सी? वो वीणा वादिनी वरदे से लेकर और तो आता पछताता वगैरह वगैरह सारी जो थी वो सब सुनानी शुरू कर दी। तो वो बहुत
प्रसन्न हो गए मेरा जो इंटरव्यू ले रहे थे। तो वो फ़ायदा मिला मुझे शुरू से। और उस ज़माने में हमारे पिताजी ने एक और आदत हम लोगों को लगाई थी कि छुट्टियों के वक्त, जो गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी उस समय, तो उसमें हमें शब्दकोश जो है पढ़ना जो है वो बहुत सारे शब्दकोश थे। तो हिंदी का, संस्कृत का शब्दकोश था, मैं उसको पढ़ता रहता था। उसने भी मुझे बहुत फ़ायदा दिया। बाद में जो है जब स्नातक करते समय मनोविज्ञान मेरे पास था, तो मनोविज्ञान में ही मैंने पढ़ा कि जिनका शब्दकोश व्यापक होता है उनका जो है उतना उस हद तक जो है उनका IQ भी थोड़ा विकसित हो जाता है, पढ़ ही जाता है। और जो मैंने आपको पढ़ा है उसमें ऐसा लगता नहीं है कि कोई शब्द जबरदस्ती आए, वो इतना फ्लो में आता है कि हम भी उसको पढ़ते चले जाते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो अंग्रेजी के कुछ पेजेस आप डाल देते हैं, सारे दुनिया का नॉलेज एक उसमें ले आते हैं। किसी भी लेख को उठाकर पढ़ना आप, यानी कोई किताब पढ़ना, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी को ये फायदा मिलता है। हाँ, भाषा के तौर पे आप बहुत ही, ये शायद ये फायदा अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थी को नहीं मिलता। ये फायदा शायद संस्कृत के साहित्य के विद्यार्थी को नहीं मिलता, जो हिंदी के विद्यार्थी को। हिंदी का विद्यार्थी जो है हिंदी साहित्य तो पढ़ते ही पढ़ता है, संस्कृत साहित्य भी पढ़ना पड़ता है उसको। वो पोएटिक्स वाल्मीकि पढ़ेगा तब तुलसी ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। और फिर उसको जो है कहना चाहिए कि काव्यालोचन के जितने भी सिद्धांत हैं, तो वो यदि आप संस्कृत नहीं पढ़े हैं, यदि आपने भरत का नाट्य शास्त्र नहीं पढ़ा, या मम्मट का नहीं पढ़ा अलंकारों का, या वामन की रीति नहीं पढ़ी, या कुंतक को नहीं पढ़ा, या क्षेमेंद्र को नहीं पढ़ा, या अभिनवगुप्त को नहीं पढ़ा, आनंदवर्धन को नहीं पढ़ा, तो आप जो है अपूर्ण से माने जाते हैं। तो उस हिंदी साहित्य के विद्यार्थी को वो सब पढ़ना पड़ता है, संस्कृत पोएटिक्स। उसके साथ साथ उसको जो है अंग्रेजी साहित्य भी पढ़ना पड़ता है। तो ये हुआ मेरे साथ कि ये सब, और उर्दू तो साहित्य तो इतना अच्छा है और इतना बढ़िया था, हम लोग ने उसको तो लगभग मेरे ख्याल है 6वीं 7वीं से उर्दू साहित्य में अयोध्या प्रसाद गोयली की पुस्तकें आती थी, हिंदी में लिखी हुई उर्दू साहित्य की बहुत सारी पुस्तकें। तो उसको धारा प्रवाह हम लोगों ने पढ़ा था। हमें जो साहिर लुधियानवी हुए या फैज हुए, ये सब रट गए थे। और उस उम्र में वो उम्र ही कुछ ऐसी थी कि उसमें साहित्य बहुत प्रभावित करते थे। वो दौर ही ऐसा, वो दौर ऐसा अभी भी होता है, लेकिन अब लोग गुलजार पढ़ते हैं, सब लोग साहित्य पढ़ते हैं। हाँ, ये अब जो है गालिब ज़्यादा, हाँ, क्योंकि थोड़ा सा मानसिक विकास उस तरह हो जाता है। और उस समय तो साहित्य तो बिल्कुल आपको एकदम ऐसा मोहित करते थे। तो उनकी कविताएं दर कविताएं, उनकी नस में एक के बाद एक पूरी याद ही सी है। सिविल सर्वेंट रहते हुए आपको कहाँ ऐसा लगा कि आपका साहित्य और नौकरी दोनों कैसे तालमेल बना के आगे बढ़े, और कहाँ आपको परेशानी आई? नहीं, मैं ये कहूँ कि पहले तो मैं लेखक था, बाद में जो है प्रशासक। तो और प्रशासक होने अवधि के बाद खत्म हो गया, जैसे सेवानिवृत्ति के बाद खत्म हो गया। तो प्रशासन मेरी पहचान नहीं था, मेरा अनुषंग था। वो अनुषंग लिखा था। हाँ, वो इंसिडेंटल। और पहचान जो है वो है जो आपके साथ अंत तक चलती है। तो यदि लिखना जो है आपने शुरू किया था और बहुत पहले शुरू कर दिया था, बचपन में शुरू कर दिया था, तो वो एक चीज़ है जो आपके पूरे जीवन के साथ, हर अवस्था के साथ रही। आपके बचपन में थी, आपके कैशोर्य में थी, आपकी युवावस्था में थी, आपके जो है इस अवस्था में थी जबकि आप प्रशासन में थे, और उसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद भी वही आपके साथ है। तो जिसे हम पहचान कहते हैं, वो पहचान एक ऐसी चीज़ होती है जो लगातार आपके साथ चली, जो एक जीवन की एक खास चरण में आई चीज़ और एक खास अवधि के बाद खत्म हो गई, वो चीज़ जो है आपकी पहचान है। एक अनुषंग होती, इंसिडेंटल था, लाइफ का एक हिस्सा था, एक विशेष थी, और खत्म हो गई। अब ये जरूर हुआ मुझे कि मेरे लिखने का फायदा मुझे हमेशा मिला, मुझे मेरे लेखन का फायदा प्रशासन में हमेशा। कैसे मिला? कई बार जो अपनी जो विभिन्न रिपोर्ट्स तैयार करनी पड़ती थी, तो वो रिपोर्ट्स जो है मैं अपने हिंदी ज्ञान को काफ़ी काम में लाया। मध्य प्रदेश में राजभाषा हिंदी थी। मुझे याद है कि जब साक्षरता की
वो हमारी कोशिशें चल रही थी, साक्षरता आंदोलन चल रहा था मध्य प्रदेश में। तो उस समय मुझे काफ़ी सारी चीज़ें हैं साहित्य के संदर्भों के साथ याद आती थी। तो जैसे हम लोगों को मना रहे थे ये बताने के लिए कि आप पढ़ना लिखना शुरू करें। तो वो कबीर की जो पंक्ति है, साधो सबद साधना कीजिए, हम लोगों ने उसका उपयोग किया। या जैसे कि ये सागर में एक बड़ा सा अतिक्रमण था, मैं दौड़ रहा था, तो इंदौर में भी इस तरह के टूटे हैं। तो उस समय लोगों ने मुझसे पूछा कि ये इतना सारा लोहा जो है, इंदौर में पूछा था कि इतना सारा लोहा बर्बाद हो गया, निकल रहा था, डायनामाइट से उड़ाया था बिल्डिंग को। तो मैंने वो एक पंक्ति थी, तो वो बोली, साहित्य से ही थी वो, कि अपना क्या है इस जीवन, सब तो लिया होगा, सारा लोहा इन लोगों का, अपनी केवल धार। तो साहित्य वहाँ काम आता है। और दूसरी ये चीज़ रहती है कि आप उसके माध्यम से संप्रेरण की अलग अलग शक्तियाँ जो हैं समुदाय में विकसित करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप साक्षरता का कार्य कर रहे हैं और आप यदि उस कार्य को किसी जो है ऐसे उसमें कर रहे हैं जहाँ पर कि लोग जो हैं अपने संस्कारों से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ हम लोग जो हैं देखें कि हमारे यहाँ एक ब्राह्मण मुहूर्त में पढ़ने की परंपरा रही, और विद्या जो है उसी समय ज़्यादा अच्छी तरह से जज्ब होती है, ऐसा कहा भी जाता है। हमें एक जगह कलेक्टर था झाबुआ में, तो वहाँ पर जो है लोगों ने बहुत सारी लालटेनें खरीद रखी थी साक्षरता आंदोलन के भीतर। तो मैंने कहा कि आप लोग काफ़ी आशावादी हो, जो उम्मीद करते हो कि झाबुआ का हमारा जो नागरिक है गाँवों में, जो कहना चाहिए कि जनजातीय है, वो रात को लालटेन जलाकर पढ़ेगा। यदि आप झाबुआ में लोगों की जीवन शैली को जानते हो, वहाँ जनजातीय जीवन शैली को, तो आप उम्मीद करते हो कि वो रात को जो है पूरे मानसिक जागरूकता के साथ, आपके पूरी तन्मयता और दत्तचित्तता के साथ आप उसको ग्रहण करेंगे। तो मैंने वहाँ शुरू किया ये अपना अभियान, जहाँ हम सुबह सुबह जो साक्षरता की कक्षाएं लगाते थे, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त था। तो हम लोगों ने उन संस्कारों का उपयोग किया। मैं जशपुर में था, वो वनवासी क्षेत्र था, वहाँ काफ़ी कन्वर्जन हुआ था, तो क्रिश्चियनिटी का काफ़ी प्रभाव था। तो उस समय हमने वो जो बाइबल में कहा गया कि इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड, उसका उपयोग किया। ये जब यहाँ थे हम लोग मुस्लिम बस्तियों में, जब साक्षरता के लिए ले जाते थे, तो हम लोग वो कहते थे कि कुरान का अर्थ ही है पढ़ने से संबंधित, इकरा, भगवान ने कहा था कि पढ़ो, तो अल्लाह ने जो किया। इस तरह से जो है साहित्य का ज्ञान, विभिन्न भाषाओं का ज्ञान, भाषिक संस्कृतियों का ज्ञान, वो आपको प्रशासन में कई स्तरों पर मदद करता चलता है और लोगों के साथ संबंध बनाने में बहुत कारगर होता है। यानी मैंने वो जब देखा था कि हमारे यहाँ लोग प्रशासनिक परिसरों में आने में घबराते हैं, संकोच करते हैं, और उनका वो संकोच जो है वो कि जिसमें वो किसी तीसरे आदमी की मदद लेते हैं, प्रशासन के पास सीधे नहीं आते। तो और उसी को ही तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि सत्ता के दलाल, वो सत्ता के दलाल इसलिए पैदा होते हैं कि एक तरफ प्रशासन के पास वो अहंकृति है और दूसरी तरफ जो है आम आदमी के पास वो आत्मविश्वास नहीं है कि, तो उन दोनों चीजों से मिलकर जो है ये डिस्टेंस पैदा होता है। ये जिसमें कि सेंसिटिवली आपने लोगों को लिया संस्कृति और कला की समझ की वजह से, वो शायद आम प्रशासक नहीं ले पाता। इसी वजह उस समय मुझे वो धूमिल की कविताएं याद आती थी, देखता था कि लोग इतना संकोच करते हैं। तो धूमिल की कविता थी संसद से सड़क, उसमें
कि एक आदमी है जो रोटी बेलता है, एक दूसरा आदमी है जो रोटी खाता है। एक आदमी है जो रोटी बेलता है, एक दूसरा आदमी है जो रोटी खाता है। इन दोनों के बीच में कहीं एक तीसरा आदमी है जो न रोटी खाता है न रोटी बेलता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है मेरे देश के संसद में? तो वो जो तीसरा आदमी है वो बिचौलिया है, जिसको तत्कालीन प्रधानमंत्री ने सत्ता के दलाल कहा। वो पैदा होता है इस दूरी में, इस डिस्टेंस में। ये जो आम नागरिक और जो है जनता के बीच में जो पैदा कर, आम नागरिक और जनता प्रशासन के बीच में जो है पैदा होता है, इसके भीतर जो है ये लोग अपना स्थान बनाते हैं। तो यदि इस दूरी को कम करना है और लोगों के भीतर इस आत्मविश्वास को बढ़ाना है तो फिर अपने दरवाजे खोलने होंगे। और क्योंकि उस जमाने में जब हम लोग फील करते थे उस समय तक कंप्यूटर संस्कृति नहीं आई थी, डिजिटल संस्कृति नहीं आई। तो अब तो क्या है, डिजिटल होने से बल्कि प्रशासन का एक बिल्कुल नया जो है सिद्धांत पैदा हो गया है कि भ्रष्टाचार यदि कम करना है तो ये व्यक्तिगत संपर्क के अवसर जो है न्यूनतम होने चाहिए। जो भी काम है किसी के पास जाने की जरूरत ही क्यों पड़े। यदि वो नागरिक है तो उसको जो है घर पहुंच सेवा क्यों ना हो। वो उस तरह की अब बात आ गई है, आपको जो है जो सेवा प्राप्त करनी है वो वो डिजिटली आपके पास आए। अब वो मानसिकता आ गई है। लेकिन हम लोग जब उस समय मैदान में थे, विभिन्न जो है प्रशासनिक पदों पे, कभी कलेक्टर रहते हुए, कभी जो असिस्टेंट कलेक्टर या एडिशनल कलेक्टर या एसडीओ रहते हुए, तो उस समय ये सब नहीं थी। तब हम लोग जानबूझ के जो है वो तोड़ते थे वो दूरी, वो दायरा और उससे जो इन लोगों को आत्मविश्वास प्राप्त होता था। और हम लोगों का भी जो है क्या तरह से जो दीक्षा होती थी वो एक अलग अनुभव था। और आम नागरिकों से मिलकर तब आपको लगता था कि आप ये जो बड़े मसीहा बनकर उतरते हैं, कि आप बड़े सेवियर हैं, कि आप हैं जो कि इन लोगों के दुर्वस्था से जो है बाहर निकाल रहे हैं। वो सब फिर जो है खत्म होता था। फिर तब लगता था कि ये लोग कितने पुराने चीजों से और कितने विवेक के साथ इतने सहस्राब्दियों से अपने को बनाए हुए हैं, अपनी चीजों को जारी रखे हुए। और वो कई अनुभव हुए ऐसे मुझे, जिसमें कि मुझे लगा कि हमें तो इनसे सीखने की जरूरत है। तो हम लोग कई बार जो है अपने आधुनिक जीवन के समाधान जो है वो इन लोगों को सुझाते हैं, लेकिन उनकी जो देशज प्रतिभा ने जो अपने समाधान ढूंढे हैं, अपने उत्तर विकसित किए हैं सहस्राब्दियों की परंपरा में, उनको पुनर्जीवित करने की बात नहीं है। तो इसलिए मुझे लगा कि हमेशा ये नहीं होना चाहिए कि हम प्रशासन में हैं तो हम उन्हें सिखाने के लिए। आपने वैश्विक साहित्य का भी अध्ययन किया। आपने बताया जैसा कि हिंदी के साहित्य वाले को अंग्रेजी भी पढ़नी होती है, संस्कृत भी पढ़नी होती है, हिंदी का तो होता ही है। उसके बाद आपने उर्दू भी बहुत पढ़ी, आप इस तरह के स्कूल में रहे, भोपाल का माहौल भी आपको मिला उर्दू का। और फिर आपने वैश्विक साहित्य को भी पढ़ा, जो मैं आपको पढ़ती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि आपने कितना कुछ पढ़ा है। उसके बाद आप पौराणिक साहित्य पर कैसे आ गए? आपने अपने लिखने के लिए, अपने लेखन के लिए उसी विधा को क्यों चुना? कोई खास लगाव उसके प्रति? एक तो पारिवारिक पृष्ठभूमि, माता पिता धार्मिक थे? हाँ, बचपन का परिवेश, वो संस्कार जो मिले, और उन्होंने जो है इन सब चीज़ों के प्रति काफ़ी जिज्ञासा और औत्सुक्य पैदा किया था शुरू से ही। और मुझे याद है कि पहले कुछ ऐसी पत्रिकाएं घर में आती थी जो विपरीत भागती थी, यानी वो तो सनातन धर्म की आलोचना करती थी, और उसमें ये भी रहता था कि तुलसीदास को जैसे हिंदू समाज का पथभ्रष्ट बताया जाता था। उसमें ऐसा होता था कि ये बताया जाता था कि तुलसीदास ने जो है विभिन्न ग्रंथों से किस किस तरह से उधारी की और उनको चुरा के अपने उसमें डाल दिया। तो और हम लोगों को बिल्कुल कहना चाहिए कि फ्लावरिंग माइंड था जो उस समय, तो शिशु अवस्था, बहुत ज़्यादा उस तरह का नहीं था। तो इम्प्रेशनिस्टिक थे, उसको पढ़ लेते थे। उसके बाद जैसे मेरे एक रिश्तेदार आए जो उम्र में
हमसे बहुत बड़े थे। अब वो तुलसी के बड़े प्रशंसक और हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था, तो उसको बहस करनी शुरू की। तो मुझे याद है कि रात के 10 बजे हम लोगों की बहस शुरू हुई थी, और वो भी पूरे धैर्य के साथ कि ये वशिष्ठ बालक है, उसकी सारी चीज़ों को शांत करें, इसके जितने सारे प्रश्नों को, संदेहों को। तो वो भी पूरे धैर्य के साथ उसी बहस में लगे रहे। और सुबह 5 बजे जब मेरी माँ जागी और उन्होंने देखा कि इन दोनों की बहस अभी भी चल ही रही है, तो उन्होंने कहा कि उनको सोने नहीं देगा, तब जाके वो खत्म हुई। तो शुरू में तो ऐसा था कि विपरीत चीज़ें भी थी, लेकिन यदि परिवार का जो परिवेश है वो उस तरह का हो, उन औत्सुक्य, उन जिज्ञासाओं का, और उसके साथ साथ उन प्रतिकूलताओं का भी, तो फिर आपके मन में जो है एक मंथन जन्म लेता है। वो तब नहीं जन्म लेगा जब शुद्धतः आपका एक ही तरफा संस्कार हो, जहाँ कोई प्रतिप्रश्न नहीं हो, जहाँ कोई प्रक्षाएं नहीं हो, जहाँ कोई संदेह नहीं हो, संशय नहीं हो। तो हम लोगों के यहाँ घर में ऐसा भी नहीं था। पुस्तकें दोनों तरह की आती थी, और वो आपके भीतर जो है बहुत सारे सवाल पैदा करती, और उनका समाधान ढूंढने के लिए थोड़ी थोड़ी सी उस समय इच्छा होती रहती थी। इम्प्रेशनिस्टिक माइंड था, तो उन चीज़ों को, आप प्रतिकूलताओं को पहले पकड़ लेते थे, और आपको लगता भी था कि आप अपनी परंपरा, वो अपनी रूढ़ी को जो है एक तरह से चुनौती दे रहे हो। लेकिन धीरे 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 मुझे लगा कि इन सब के पीछे भी कोई एजेंडा है। जो चीज़ें हम लोगों को बताई जाती हैं, जो विभिन्न पत्रिकाओं में या अखबारों में छपती हैं, उनको जो है उनकी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उनको अपनी समझ के हिसाब से देखना चाहिए। हर एक को जो है संदेह से आप अपनी परंपरा को देख रहे हो, स्वागत है, लेकिन फिर एक समय ऐसा भी आना चाहिए जब आप अपने संदेह पे संदेह करो। तो मैंने वो फिर करना शुरू कर दिया, संदेहों पर संदेह, तो फिर श्रद्धा प्रतिफलित हो गई। वो श्रद्धा अनुपजाऊ है, अनिर्भर है, जो एकांगी तरह से आती है। उसी श्रद्धा का महत्व है जो संदेह का पूरा चक्र नापती है। उस पूरा मेजर लेने के बाद जो श्रद्धा फलित होती है, वही असल में मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण श्रद्धा है। और इसलिए ये हुआ मेरे साथ कि वो जिज्ञासाएं पैदा हुई, और मैंने जैसे शुरू में तो इस तरह के ग्रंथ जो अब रच रहा हूँ, उस समय के नहीं रचे थे, लेकिन मेरी शुरुआती कविताओं में भी वो उत्सुकता है, वो जो हमारे बहुत से विश्वास हैं, वो आस्थाएं हैं, तो उसके प्रति भी, और एक तरह के अस्तित्व की। फिर बहुत सारी कविताएं ईश्वर पे हैं मेरी शुरुआती जो कविता पुस्तकें हैं। तो वहाँ से लेके आगे चलते 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 ये स्थिति आई जब मैं इस एजेंडा को साफ साफ पहचाना। मैंने देखा कि कुछ हमारे शास्त्रों के साथ, हमारे कहना चाहिए कि जीवन शैलियों के साथ कुछ कोई खेल चल रहा है। किस तरह? एक तो मैंने देखा कि जैसे औपनिवेशिक लेखक थे, कॉलोनियल राइटर्स, तो उनकी जरूरत थी कि वो हमारी परंपरा की ग्रहणा करें, उनकी आलोचना करें। उनमें कुछ अच्छे लोग भी थे निश्चित रूप से, लेकिन अधिकतर लोग जो हैं वो ऐसे थे जिनके लिए परंपरा जो परिचित नहीं थी। तो कई बार उस गलतफहमी में, और कई बार सायास जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया कि जिससे हमारी चीज़ों का कुपाठ तैयार हुआ। और उनका एक सिविलाइजिंग मिशन था, वो उपनिवेशवादी थे, तो भारत को जो है कॉलोनी बनाने के लिए आए थे, और एक तरह से कॉलोनी बनाने का अर्थ ये था कि हमें जो है यहाँ के लोगों को लूटना है। और इसलिए वो भारत जो कि उनके आने से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले विश्व व्यापार में 25% की हिस्सेदारी रखता था। 1951 तक जो है उसकी हिस्सेदारी घट के 1% रह गई थी। तो किस हद तक जो है टूट हुई होगी,
वो हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। तो ऐसे कोई भी लुटेरा अपने को लुटेरा नहीं कहेगा, वो हमेशा ये कहेगा कि वो ये लूट रहा है कुछ आपका भला करने के लिए। तो उन्होंने एक थ्योरी उसकी सिविलाइजिंग मिशन की गढ़ी, और वो सिद्धांत ये था कि हम जो है आपको सभ्य बनाने के लिए आए। तो यदि आपको सभ्य बनाना है तो हम जो है ये जरूरी समझते हैं कि हम अपने जो पुस्तक से आपको परिचित कराएं। तो वो पुस्तक से उन्होंने हमें परिचित कराना शुरू किया और पूरे मिशनरीज यहाँ पर लग गए। हमारे वेदों को खारिज करके रामायण महाभारत को, हाँ, उन्होंने अपना सब करना शुरू किया। हमारी दुर्गा, हमारी काली, हमारे गणेश, सबको जो है उन्होंने किस किस रूप से को व्याख्यायित किया और कितने आलोचना के साथ उनको जो है देखा, वो सब चीजें थी। इन्हें ये था कि मैंने देखा कि मार्क्सिस्ट के लिए, मार्क्स और एंजेल्स के लिए पूंजीवाद बड़ी चुनौती थी, और उनको पूंजी के द्वारा किए जाने वाले शोषण के प्रति और उसकी डायनेमिक्स के प्रति बड़ी गहरी समझ थी। तो वो पूंजीवाद को हालांकि सभ्यता के विकास का एक चरण मानते थे, लेकिन वो उसकी कमियों से अच्छी तरह से परिचित थे और उसकी जगह एक वैकल्पिक समाज देना चाह रहे थे। तो इसलिए वो उसकी आलोचना करते थे। और लेकिन उनके लिए उनका संस्कृति से कोई बैर नहीं था शुरुआती उनका। यानी आप रोजा लग्जमबर्ग को पढ़ें या स्टीफन स्पेंडर को पढ़ें या लुकाच को पढ़ें या ब्रेख्ट को पढ़ें या मिखाइल बाख्तिन को पढ़ें या कैब्राल को पढ़ें या फ्रांस फैनन को पढ़ें, तो इनमें जो है संस्कृति के प्रति कोई द्वेष का भाव नहीं होता। तो जबकि भारत में हम देखते हैं कि जो दौर अभी चल रहा है उसमें शोषण से संघर्ष, पूंजीवादी शोषण से संघर्ष कम है और जो है संस्कृति से संघर्ष ज्यादा। आक्रमण जो है संस्कृति पे ज्यादा है बनिस्बत की जो है पूंजीवादी संरचनाओं पर, जबकि तो अभी पूंजीवाद ज्यादा है। अब उनको कम से कम यदि वो कहते रहते हैं ऐसा, तो उनकी मुख्य व्यस्तता तो वहां होनी चाहिए। वहां ना होकर प्रतिदिन वो ये कोशिश करते रहते हैं कि हमारी परंपराओं को, हमारे विश्वासों को, हमारी जीवन शैलियों को लगातार प्रश्न चिन्हित करते रहे, और प्रश्न चिन्हित भी करें तो भी कोई बड़ी बात है, खारिज करते रहे। तो वो एक दूसरी चीज थी जो मैंने देखी। फिर एक तीसरी चीज मैंने देखी कि कुछ जातीय पूर्वाग्रह भी पैदा हो गए, और उन्होंने जो है हमारे शास्त्रों का निर्वचन इस तरह से करना शुरू किया कि उनके उन समीकरणों की संतुष्टि हो सके। तो कई लोग हुए इसमें कि जिन्होंने अपने जातीय आग्रहों के कारण एक विशेष तरीके से एक खास कहना चाहिए कि लिंकर्स के साथ हमारे शास्त्रों को, पुराणों को, वेदों को, उपनिषदों को पढ़ना शुरू किया, उसका निर्वचन करना शुरू किया। तो वो एक तीसरा था। फिर चौथा मैंने देखा कि एक नई तरह की आधुनिक स्कॉलरशिप आई है जो मूलतः या प्रमुखतः जो है अमेरिकन स्कॉलरशिप है, जिसमें वैंडी डॉनिगर है, जिसमें पाल्को ट्राइट है, जिसमें शेजर पोलाक है, जिसमें अंजना पगारनिक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो इनकी जो आधुनिक अमेरिकन स्कॉलरशिप है ये बड़ी मेहनत से तो काम करती है, लेकिन इसका पूरा मिशन है कि इनको इनके मूल विचार को जो है किसी भी तरह से हास्यास्पद बनाया जाए, और उसका जो हास्यास्पद बनाने के साथ साथ उन्हें उनका कुपाठ परोसा जाए। तो ये चार लोग थे जो मैंने देखा कि चल रहे थे इस तरह से, और इनका जो जवाब या प्रतिवाद तैयार हो रहा था, वो प्रतिवाद भी जो है वो श्रद्धा के जिस रास्ते से आ रहा था, ये तो संदेह के रास्ते से आ रहे थे। श्रद्धा के रास्ते से आने वाले लोग जो हैं वो बड़े बड़े तंबू लगाकर अपना प्रवचन कर रहे थे, लेकिन उसमें कही जाने वाली बातें जो हैं वो आधुनिक मनीषा को संतुष्ट कर सके ऐसा नहीं थी। तब मुझे लगा कि एक जरूरी है हम कि एक बहुत ही व्यवस्थित किस्म का जो प्रत्याख्यान तैयार करें, जो
हमारे सामने परोसा जा रहा है, उसके अलावा भी क्या है उसको देखने की कोशिश की। तो उस प्रक्रिया में फिर ये सब चीज़ें की ग्रंथ तैयार हो जाएगी। आप लगातार यही करेंगे। आगे आपका क्या प्लान है, आप क्या करना चाहेंगे? अपराजिता आ गई, सुंदरकांड पर आपका इतना सुंदर काम है, गणेश पर है, अब शिव पर एक पुस्तक जो है प्रिंट में है जी, और वर्तमान में मेरा जो लेखन कार्य चल रहा है वो गीता पर चल रहा है। अच्छा। तो गीता पर ये कार्य लगभग उससे भी बड़ा होगा जो सुंदरकांड पर था। उसमें 18 वॉल्यूम्स आए थे, इसके शायद ज़्यादा हों। आगे आने वाले 7-8 वर्षों की प्रमुख व्यस्तता वही होने वाली है, गीता। क्योंकि गीता पर वैसे बहुत काम हुआ देखा जाए, और वो सब हमारे बहुत ही ऐसे पूर्वज हैं जिनको काफ़ी श्रद्धा के साथ, काफ़ी आदर के साथ चाहे राधा कृष्ण हो, चाहे तिलक हो, हाँ, बल्कि उससे भी पहले शंकराचार्य हुए, मध्वाचार्य हुए, मार्गाचार्य हुए, आपके रामानुजाचार्य हुए, मधुसूदन सरस्वती हुए, तिलक का नाम आपने लिए ही, लाला लाजपत राय हुए, अरविंद हुए, गांधी, विनोबा, प्रभुपाद जी, ओशो का तो काफी विस्तार से उनके प्रवचन है इस पे। देन खड़गड़ानंद जी हुए, बहुत सारे लोग विद्वानों ने इस तरह से लगातार लिखते चले गए हैं, इस पे काफी काम हुआ। आप क्या ला रहे हैं गीता पर? इतने सारी परंपरा को आपने देखा है, उसके बाद इन सब में मैंने देखा कि गीता को एक स्वतंत्र ग्रंथ की तरह लिया है, एक इंडिपेंडेंट किस्म की ट्रीटाइज के लिए, और गीता में कुछ सार्वभौम सत्य जो है उनका उद्घाटन उन्होंने अपने अपनी तरह से निर्वचन किया। यदि शंकराचार्य के लिए गीता जो है वो एक तरह की ज्ञान मार्गी जो रचना है, तो रामानुजाचार्य के लिए वो भक्ति मार्गी है, और तिलक उसमें कर्म को देखते हैं। तो सब लोग अपने अपने उससे किए हैं, सबके बड़े उपयोगी हैं। मैं कोशिश जो कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि मैं गीता को महाभारत के एक अध्याय की तरह देखूं, और उन सारी सांदर्भिकताओं में देखूं जो महाभारत की सांदर्भिकता है, उन कॉन्टेक्चुअलिटीज में देखूं जो महाभारत के भीतर। एक दुर्घटना हमारे महाभारत के साथ भी घटी है। एक तो महाभारत के बारे में ये प्रवाद चल पड़ा कि यदि उसको आप घर में रखते हो तो लड़ाई, तो अधिकतर लोग जो है घर में रखते नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर लाइब्रेरी में जाते भी कम, पुस्तकालय में, तो महाभारत का अध्ययन बहुत कम। दूसरी दुर्घटना ये हुई महाभारत के साथ कि महाभारत के एब्रिज्ड वर्जन तैयार हुए, संक्षिप्त संस्करण। तो वो संक्षिप्त संस्करण जो है उनसे ज्यादा बड़ी दुर्घटना है। महाभारत को यदि पढ़ना है हमें तो मूल पढ़ना चाहिए। तो मूल महाभारत जो कि गीता प्रेस गोरखपुर में छापी है और अब अविकल है जो, उसमें देखना चाहिए। तब बहुत सारे ऐसे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे जो हमें आज के दौर में जरूरी है। जहां हम उनको संक्षिप्त कर देते हैं तो महाभारत की जो इतनी बड़ी विविधता है, इतनी बड़ी संपन्नता और समृद्धि जो उसकी है, उसको भी हम लोग उस हद तक काट देते हैं। और अधिकतर चाहे सीरियल्स बने हों या जो दूसरे लोगों ने भी जो पुस्तकें निकाली हैं, उन पुस्तकों में भी पूरी महाभारत का प्रतिबिंब नहीं है। तो गीता जो है मेरे लिए महाभारत की बेटी है, और इस हिसाब से उसको देखें कि कई लोगों ने तो यहाँ तक भी वो चला दिया कि गीता जो है महाभारत के काफी शताब्दियों बाद लिखी, और उन्होंने कहा कि गीता एक तरह का आफ्टर थॉट थी और वो बौद्ध प्रतिक्रिया में पनपी। ऐसे सिद्धांत चलाने वाले भी लोग। तो इन सब का जवाब भी मुझे देना था। मेरा सिद्धांत ये है, जो मेरी बाकी पुस्तकों में भी है, कि हमारे जो देवी देवता हैं
वो मंदिर में रखी रहने वाली चीज नहीं, चाहे वो मंदिर सार्वजनिक मंदिर हो और चाहे वो घर का कमरा हो, लेकिन वो उस परिसर के भीतर की चीज नहीं। वो मनुष्य के साथ व्यक्तिगत रूप से और जो है हमारे राष्ट्र के साथ, हमारे देश के साथ सामूहिक रूप से साक्षात्कार करते हैं हमारी नियति का। तो हमारी व्यक्तिगत नियति का साक्षात्कार भी वो देवता करते हैं और हमारी सामूहिक नियति का। हम लोग अपने देवी देवताओं को मानते हैं कि नहीं, वो तो पूजा प्रार्थना प्रार्थना करने की चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। इतिहास पढ़े हम तो हमें पता लगता है कि कैसे गणेश ने जो हमारी स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित प्रभावित किया। इतिहास पढ़े हम तो हमें पता लगता है कि कैसे काली ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित प्रभावित किया। तो गीता के साथ भी वही बात है। पूरे इतिहास की धारा में गीता भारत के साथ भी कैसे बहती रही। गीता में इतनी बार भारत शब्द का प्रयोग हुआ, तो वो क्यों हुआ? अर्जुन को भारत भारत बोलते हैं, वो कृष्ण। तो जब भी कभी उनको कोई ऐसी बात है जो व्यक्ति अर्जुन को संबोधित न करके एक पूरे बृहत्तर श्रोता समुदाय को संबोधित करनी, तो कृष्ण जो है भारत भक्त अर्जुन को, जैसे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भी धर्म की ग्लानि होती है भारत, तब मैं जो है धर्म संस्थापना के लिए आता हूँ। तो उस समय भारत क्यों बोल रहे हो? वो अर्जुन के लिए थोड़ी बोल रहे, वो इस देश के लिए बोल रहे। तो उस रूप में मुझे देखना है कि गीता भारत की ऐतिहासिक प्रवाह में कहाँ कहाँ कौन कौन सी भूमिका निभाती रही। जैसे बाबर है, वो एक युद्ध लड़ रहा है तो उसके पहले सैनिकों को संबोधित कर रहा है। और नेपोलियन है, वो कोई युद्ध लड़ रहा है तो उसके पहले सैनिकों को संबोधित कर रहा है। अलेक्जेंडर है, वो इस तरह से सैनिकों को संबोधित कर रहा है। वार स्पीचेस या एड्रेस जो युद्ध से पहले वो करने का एक रहा है, ट्रेंड रहा है। आप उस ट्रेंड की तुलना जरा गीता से करो, मतलब वो भी हमने बनाया है। तो नहीं, वो बनाया ही नहीं है। हमारा जो है स्तर ही, हमारा प्लेन ही अलग है। इन लोगों के भाषणों से कृष्ण के जो है उस गीता गायन की तुलना करो, बिल्कुल ही अलग आयाम है वो। तब पता लगता है, तब पता लगता है कि जैसे हम महाभारत का युद्ध भी कहते हैं, वो भी कुछ इस तरह के आम दुनिया वाले युद्धों से कहीं भिन्न नहीं था। ये सब चीजें अभी निकल के आई। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका। इतना सारा समग्र हमको दे दिया आपने। गागर में सागर भरने जैसा है हमारे लिए इंटरव्यू। बहुत धन्यवाद।